नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है। कल वे असम के दौरे पर थे, जहां हमने उनके साथ अलग अलग रैलियों में हिस्सा भी लिया। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल और डीजल की, एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, भारत के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त स्ट्रेटेजिक स्टोरेज है एलपीजी, ऑयल और डीजल की, इसलिए लोग अफवाहों से बचें और भरोसेमंद जानकारी पर ही ध्यान दें। क्या कुछ कहा है, दिखवाते हैं आपको। असम विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के सामने चुनौती है दोबारा से सरकार पर काबिज होने की। परिसीमन भी यहां पर हुआ है और उसके बाद भी ये पहला चुनाव है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत और जिसको कहते हैं कि अपनी पूरी आर्म फोर्स यहां पर तैनात की हुई है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री, लगातार रिकॉर्ड तोड़ सड़क और परिवहन राज्य मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ऐसे नितिन गडकरी जी हैं, वो भी कैंपेन में आए हुए हैं। नितिन जी, असम का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बहुत कठिन माना जा रहा है क्योंकि परिसीमन के बाद पहला चुनाव हो रहा है। बीजेपी के सामने अपनी पिछली सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में बीजेपी का दावा ये है कि हम पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। तो ऐसा कौन सी चाणक्य नीति है यहाँ पर जिसकी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि ज़्यादा सीटें जीतेंगे? देखिए, 2014 में जब हमारी सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने सबसे पहली प्राथमिकता नॉर्थ ईस्ट और आसाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी। रोड सेक्टर हो, नेशनल हाईवे का, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे हो। 2014 की स्थिति क्या थी पहले की और आज की क्या है? इतना फर्क पड़ा है कि यहाँ रेलवे नहीं थी, रोड नहीं थे। आज केवल मेरे विभाग की ओर से मैं 2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। उसमें से करीब 40 से 50 हज़ार करोड़ के काम पूरे हो गए हैं और करीब 80 से 1 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं और करीब और मैं 80 से 1 लाख करोड़ के काम पाइपलाइन में डीपीआर बन रहे हैं। तो ये 5 साल जब हमारे पूरे होंगे तो टोटल आसाम में हम केवल 2 से 2.5 लाख करोड़ के काम पूरे करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के सपने का पूरा हुआ है, इसलिए सरकार के प्रति निगेटिविटी नहीं है, उलट अच्छे काम के कारण पॉजिटिविटी है और इस पॉजिटिविटी का कन्वर्शन निश्चित रूप से हमें सपोर्ट में होगा और हम निश्चित रूप से अच्छी मेजॉरिटी लेकर चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। नितिन गडकरी, ये आपके मंत्रालय के बारे में ये कहा जाता है अक्रॉस द नेशन कि सड़क बन रही है तो नितिन गडकरी बना रहे हैं। मोदी सरकार के किसी भी मंत्री को उसके मंत्रालय का काम का इतना क्रेडिट नहीं मिलता। क्या डंबर में कोई नशीला पदार्थ मिलाते हैं आप? मैं तो कोई मेरा फोटो का ही लगता नहीं, न मैं उद्घाटन के कार्यक्रम में जा सकता हूँ, न मैंने कोई प्रचार किया है। एक बात जरूर है कि मैं अक्सर एक बात पे विश्वास रखता हूँ, कर्मण्य रोड में भी नशा होता है क्या अफीम का? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम काम करते रहना चाहिए। अब मैंने पहले शुरुआत में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया महाराष्ट्र में, फिर समुद्र में वर्ली बांद्रा बनाया, 55 फ्लाईओवर्स बनाया, फिर अटल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का मौका मुझे मिला। तब मैंने नेशनल हाईवे के लिए एक पॉलिसी बना के दी थी। अब मैं मंत्री बना हूँ और लगातार मुझे इस पद पर रहकर काम करने का मौका मिला। तो जो बदलती हुई तस्वीरें लोग देखते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि आज दुनिया जो है वो एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। हॉर्मुज बंद हो चुका है, लिमिटेड वहाँ से आवाजाही है और पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में एथेनॉल की जो मांग है, एथेनॉल के ब्लेंडिंग को लेकर उसके शेयर को, परसेंटेज को बढ़ाने की भी बात भी की जा रही है। क्या भारत के लिए एथेनॉल पर पहले से काम करते रहने की वजह से एक हमारे पास एडवांटेज है? देखिए, हमारे पहले ब्राज़ील ने शुरू किया है और ब्राज़ील में 1953 में शुरू हुआ है। अब ब्राज़ील में 100% इथेनॉल की गाड़ियाँ चल रही है। इथेनॉल पेट्रोल का ऑप्शन है और हम जो इथेनॉल बनाते हैं, ये इथेनॉल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करता है। जैसे शुगर कैन जूस से, मोलाइसिस से, मक्के से, ब्रोकन राइस से, बाम्बू से, परली से हम इथेनॉल बना रहे हैं। तो
तो आज हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% है और हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे 60% बिलोंग करती है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 22 से 24% कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर 52 से 54% करता है। तो नेचुरली हमारे गांव गरीब मजदूर किसान वहाँ की स्थिति अड़चन की है, वहाँ रोजगार जितने चाहिए उतने नहीं है। एक ये बात कही जाती रही बीच में कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, पेट्रोल के टैंक में, डीजल टैंक में जंग लग रही है, जिसकी वजह से कार्बन ज़्यादा पैदा हो रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं। पूरे झूठे प्रचार है। ऐसी एक भी तकरार नहीं आई है इथेनॉल से। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। एक पूरा स्टडी है जी, ऐसा होता ही नहीं। 1953 से ब्राजील में चल रहा है। आपको आपके परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो पॉलिटिकल कैंपेन थे, उसमें कोई तथ्य भी नहीं था और मैं को उसको महत्व भी नहीं देता। अब आपको बताता हूँ, देश में 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट हो रहा है। दिल्ली में अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्या है। हमारे देश में इतना पैसा देश के बाहर जा रहा है, क्या हमारे देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या ये 22 लाख करोड़ देश का इंपोर्ट कम करके अगर इसमें से काफ़ी पैसा किसानों के जेब में जाता है तो गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि इथेनॉल के कारण हम बच गए, नहीं तो और मुश्किल होती। तो मुझे लगता है कि अब ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो, मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, मैं इथेनॉल की बात करता हूँ, मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ। इस देश की इलेक्ट्रिक कार मैंने पहली लॉन्च की, इलेक्ट्रिक स्कूटर सब लॉन्च की, इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च की। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक तैयार कर रहा हूँ क्या मैं इथेनॉल तैयार कर रहा हूँ? ऐसे में उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या एक सवाल ये लेना चाहूँगा कि एलपीजी की भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों को शहरों में दिक्कत पेश आ रही है। क्या सीबीजी पर भी काम करने के लिए सही समय आ चुका है, और ताकि गैस पाइपलाइन की सप्लाई के जरिए अतिरिक्त उत्पादन करके उसकी कमी को पूरा किया जा सके? देखिए, हमारे देश में 180 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बायोमास से, कॉटन स्ट्रॉ, वेस्ट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बरली, इससे सीएनजी बनाते हैं। 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ बरली ये 1 टन सीएनजी देता है। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी पेट्रोलियम में का वो 400 प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये वायबल है, और इसलिए देश में गांव में अगर ये प्रोजेक्ट डालेंगे तो इसमें से गैस भी मिलेगा, और जो वेस्ट है उससे उसमें कार्बन भी है, वो फर्टिलाइजर है, उसका यूज़ किसानों के लिए अच्छा उत्पादन बढ़ाने के लिए भी होगा। सवाल ये भी बनता है कि देश में बहुत सारी जगह इस तरह के जियोलॉजिकल सर्वे में सामने आई चीज़ें कि फॉसिल फ्यूल है, उस पर तेज एग्रेसिवली काम करने के लिए भी ये संकट आया है। देखो, सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और उसमें आपको मालूम होगा कि बंगाल में दुर्गापुर की जगह पर हम जमीन से CBM, कोल बेड मिथेन निकालते हैं, जिससे CNG निकलता है। फिर हम लोग LNG जो होता है उसको जब हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं तो उसके बाद में हमको CNG मिल सकता है। अब CNG की स्कूटर पॉपुलर हुई है। हमारे देश में जो LPG है, जो कोयले से हम जो लो क्वालिटी कोल से मिथेनॉल बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, उसमें DME बनता है। नितिन जी, एक बार बार अफवाह उड़ जाती है कि देश में पेट्रोल की कमी हो गई है, गैस की कमी हो गई है, लोग टूट पड़ते हैं पेट्रोल पंप पर, गैस के लिए लंबी लंबी कतारें लगा लेते हैं। सरकार बार बार एड्रेस कर रही है, लेकिन सच्चाई में क्या सरकार के पास इतना सीमित स्टॉक है कि लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत है? लोगों ने पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है, हमारे एक फोटो कल टीवी पर न्यूज़ आई थी कि नागपुर में पेट्रोल पंप पर कोई नहीं था, क्योंकि लोगों ने इतना पेट्रोल भर लिया कि अब 7-8 दिन उनको लेने की ज़रूरत ही नहीं। कोई कमी नहीं है। लोगों ने इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। गैस के सिलेंडर हमारे पास है, सबको मिल रहे, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, पर्याप्त साठा है, और सरकार को जो बड़े बड़े वेसल्स हैं जो फॉसिल फ्यूल को लेकर आ रहे हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और सरकार ने हिंदुस्तान में जो अपना गैस पैदा होता है, आंध्र में होता है, जैसे ये कृष्णा बेसिन वगैरह में, वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये वापस चुनाव पे लौटते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते हैं कि सरकार का पिट्ठू है चुनाव आयोग। जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं पर SIR की प्रक्रिया की जाती है, अगर करनी है तो पूरे देश में करें, और इसलिए विपक्ष सीधे तौर पर महाभियोग प्रस्ताव भी चुनाव आयोग के खिलाफ लेके आया है। चुनाव आयोग आखिर क्यों पिट्ठू बना हुआ है सरकार? देखिए, गलत बात है, ये आरोप भी गलत है। हम इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे आस्था रखने वाली पार्टी है।
और केवल इस प्रकार की बातें करना। अब देखो कई राज्यों में हम चुनाव हार भी है, जब हम हारते हैं तो आप आरोप नहीं करते हैं चुनाव आयोग पर, जीतते हैं तो आरोप करते हैं। ये पॉलिटिकलाइज हुआ है, ये ठीक नहीं है। चुनाव आयोग हो, न्याय व्यवस्था हो, इसका गरिमा हमने बनाकर रखना चाहिए और ऐसा कोई चुनाव आयोग गलत काम नहीं करता और ना हम चुनाव आयोग पर कोई दबाव डालते हैं। बंगाल में इसको लेके काफ़ी बवाल हुआ है कि करीब 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए और लगभग पिछली बार वोटों का जो अंतर था बीजेपी और टीएमसी के बीच वो लगभग 62 से 63 लाख का ही था। देखिए, ये गलत प्रचार किए जाते हैं। देखो, जो लोग देश के नागरिक नहीं है, जो गैर कानूनी तरीके से देश में घुसे हुए हैं, कि वो उन विदेशी नागरिकों को देश के नागरिकों जैसे अधिकार देना, ये तो कोई मान्य नहीं करेगा। हाँ, एक बात है, संविधान में लिखा है कि हिंदू होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा, जैन होगा, तो उनको निर्वासित कहते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो जो आते हैं उनको विदेशी कहते हैं। तो इस देश में जो मुसलमान हैं उनके विरोध में हम नहीं है, पर अगर बांग्लादेश से वहाँ रोजगार नहीं करके इधर घुसकर लोग आएंगे इलीगल वे से, तो उनको अपने देश में रखना, उनको मतदान का अधिकार देना जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं और बीजेपी हिंदुओं की नेता है। देखो, ये सब जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर डोल गए। ये जो राजनीति करती है अच्छी नहीं है। हम यही कहते हैं कि हर, चाहे उपासना पद्धति कोई भी हो, चाहे मंदिर में, चाहे मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, बौद्ध विहार में जाए, हम सब लोग भारतीय हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, आरएसएस भी यही कहती है। क्या सही समय है? में आपकी गड़बड़ यही होती है कि हिंदू शब्द को आप, जो केवल मंदिर में जाता है वो हिंदू, ऐसा समझकर ये हिंदुत्व मुसलमानों के, बाकी धर्मों के विरोध में है, ये बात कहते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समय आ गया है। अभी ये कोई विषय नहीं है, कहीं ना ऐसा कोई बात आई है। व्यक्ति परिवार कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष कैसे होगा? राहुल गांधी और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि क्यों दिया गया? इसलिए सरकार धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, मंत्री धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए, व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल लूंगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन 5 राज्यों में क्या आप दावे से कह सकते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी या बीजेपी समर्थित एनडीए की सरकार बनेगी? देखिए, आसाम में हमारी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। हम बंगाल में भी बहुत अच्छी तरह से सरकार बना सकते हैं। केरल में तो अभी हमें काफ़ी टाइट, पर हम इस समय काफ़ी अच्छी जगह मिलाएंगे। बाकी तमिलनाडु में भी हमें अच्छी सफलता मिलेगी। पांडिचेरी में तो हमारी सपोर्टिव सरकार है ही। इस बार इस चुनाव में हमारी ताकत बढ़कर हम आगे आएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, अब ऑल इंडिया लेवल पर लोगों ने स्वीकार किया है। यही बात इस चुनाव से सिद्ध होगी।